ठीक है, तो बात हो रही थी वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी आपको सिर्फ ये नहीं है कि स्कूल है तो उसकी वक्त की पाबंदी है, या आप सेंटर जाते हैं तो वहाँ की वक्त की पाबंदी है। वक्त की पाबंदी का ताल्लुक़ किसी इदारे से नहीं है, बल्कि पैटर्न ऑफ लाइफ से है। इस कायनात के सिस्टम में आप एक उसूल के साथ अगर जुड़ेंगे तो इस उसूल के नतीजे में इस कायनात का सारा जो सिस्टम है वो आपको मदद देना शुरू हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, इसमें ये बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, ये एक बल्ब लगा हुआ है सर्किट में, और इस सर्किट में सेल लगे हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप इस सर्किट को जोड़ेंगे ये बल्ब जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। ये सेल है आपके, अगर आप एक और सेल बढ़ा दें तो क्या होगा, तेज़ जलेगा। एक और सेल बढ़ा दें और तेज़ जलेगा और तेज़ जलेगा। लेकिन अगर आप ये जो सेल है इस सेल को उल्टा लगा दें, ऐसे लगा, अब क्या होगा, सेल नहीं जलेगा। क्यों भाई, तीनों सेल तो लगे हैं, क्यों नहीं जल रहा? लगे तो हैं, लेकिन एक सेल क्या लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है, सिस्टम के मुताबिक नहीं लगा हुआ। नतीजा क्या हुआ, उसने एक तो अपना जो पोटेंशियल था उसका, अपनी जो एनर्जी थी उसकी, उसको भी डैमेज किया, और जो दूसरे सेल हैं उनकी एनर्जी को भी क्या करा, डैमेज करा, और नतीजे में सेल क्या हो गया, बंद हो गया। तो इस सिस्टम का उसूल है कि सारे सेल के पॉजिटिव एक तरफ हों और नेगेटिव एक तरफ, तब तो हर सेल अपना पोटेंशियल यूज़ कर पाएगा और सेल लाइट जो है वो जलेगी। ऐसे ही जब आप लाइफ के अंदर, ये आपकी लाइफ है, ठीक है, इस लाइफ के अंदर ये बुनियादी उसूल हैं। अगर आपने कोई एक उसूल उल्टा करके लगा दिया, ठीक है, या आपने एक उसूल को फॉलो नहीं किया, तो आपकी लाइफ की जो बत्ती है ना वो धीमी होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। आप ना खुद अपना पोटेंशियल यूज़ कर पाते हैं पूरा, और ना ही दूसरे जो आपके पास इर्द गिर्द के लोग हैं उनका पोटेंशियल आप अपने लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। नतीजा क्या निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ डैमेज होना शुरू हो जाती है। एक उसूल आप जहन में रखें कि आप, ये जो पूरा निज़ाम है कायनात का, ये वक्त का पाबंद है, सही है। आप भी अगर वक्त के पाबंद होंगे तो आप इस निज़ाम के साथ अलाइन करेंगे, सिस्टम में सही जुड़े हुए होंगे, और सिस्टम आपको फ़ायदा देगा। दीगर चीज़ें जो सिस्टम की हैं वो आपको बेनिफिट करना शुरू कर देंगी। इसको जो है जहन में रखना चाहिए हमेशा। ठीक है, अच्छा जी, आज की जो क्लास है ख़ास तौर पर वो मैं आज की क्लास में आपसे ये डिस्कस करूँगा। हम असल में ज़्यादातर इन क्लासेस में अगला जो सेशन हमारा शुरू होने वाला है उससे मुताल्लिक़ बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी इस्तिलाहात हम जो है वो डिस्कस करते चले जाएंगे। और जैसे ही हमारे यहाँ नया सेशन शुरू होगा, जो कुछ हमने यहाँ अरेंज किया है, जो कुछ सोचा है, जो कुछ प्लान किया है, उसे हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। और उसको अभी भी इम्प्लीमेंट करेंगे, कल से भी थोड़ा थोड़ा सा, ताकि हमें उसके जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, उसमें जो मसाइल आ रहे हैं वो पता चलना शुरू हो जाए। हमारा पुराना स्कूल फुल डे स्कूल था, उसके लिहाज से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बहुत सारा सिस्टम डिज़ाइन किया था, और लेकिन जब हमारा स्कूल हमने वापस फुल डे से रिवर्स किया तो हमने वही सब चीज़ें उसी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए।
हमें अब फुल डे स्कूल के बजाय एक स्कूल जो नॉर्मल स्कूल होता है जो सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है, उसको कैसे आप अरेंज करेंगे, उसमें क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उसका सिलेबस कैसे होगा, उसमें होमवर्क की पोजीशन क्या होगी, उसमें बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग पर कैसे काम करेंगे, ये अब हमको एक नए अंदाज से सोचना है। क्योंकि वो जो पहले सिस्टम था, उस सिस्टम में बेशुमार चीज़ें हमने अपने ऊपर ले ली थी, पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया था, होमवर्क की कोई सिचुएशन नहीं थी, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ की जिम्मेदारी हम पर थी। तो हमने उसी मुनासबत से कापी चेक करने का उसूल, उसी मुनासबत से इम्तहानात, उसी मुनासबत से पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो, उसी मुनासबत से कैरेक्टर बिल्डिंग के जो इश्यूज़ हैं वो, सब कुछ हमने उसी मुनासबत से डेवलप किया था। लेकिन एक फुल डे स्कूल ना हो, एक नॉर्मल स्कूल हो 1 बजे तक, उसको आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं, उसको कैसे आप बेहतरीन कारकर्दगी के साथ डेवलप किया जा सकता है, वो अब हम यहाँ से सोचना शुरू हो रहे हैं। तो आज का जो मेरा क्लास है वो है आपका टाइम शेड्यूल, या इसको आप सिलेबस कह लें, ठीक है, टाइम शेड्यूल। टाइम शेड्यूल को आप कैसे देखते हैं, ठीक है। हमारे पास अप्रैल से नॉर्मली स्कूल शुरू होता है, ठीक है, अप्रैल की, इस साल जो स्कूल आपका शुरू होगा नया सेशन, वो 14 अप्रैल से शुरू होगा। 14 अप्रैल से हम नई क्लास शुरू कर देंगे, ठीक है। 14 अप्रैल से लेके अक्टूबर की 3 तारीख तक, 14 अप्रैल से लेके अक्टूबर की 3 तारीख तक, ये आपके बनते हैं 4 महीने, ठीक है। हमारा एक सेमेस्टर जो है वो 4 महीने का होगा। पहले हमारा एक सेमेस्टर 3 महीने का होता था, जो हमने फुल डे स्कूल प्लानिंग किया था। अब हमारा एक सेमेस्टर 4 महीने का होगा, ठीक है। 4 महीने के बाद एक हफ्ता जो है वो आपका रिव्यू वीक होगा, यानी इम्तहानात की तैयारी के लिए बुनियादी चीज़ें आप बताएंगे, और 3 हफ्ते आपके एग्ज़ाम के होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। आइडिया हो गया? थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं। हमारा पहले 3 महीने की पढ़ाई होती थी, 1 महीने की पढ़ाई होती थी, फिर हम टेस्ट वीक होता था, फिर अगले महीने की पढ़ाई होती थी, फिर टेस्ट वीक होता था, फिर अगले महीने की पढ़ाई होती थी, फिर टेस्ट वीक होता था, फिर रिव्यू होता था, और फिर हम इम्तहान लेते थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम 4 महीने पढ़ाएंगे। 4 महीने के बाद एक हफ्ता क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, बच्चों को इम्तहान के मुताल्लिक़ चीज़ें समझाएंगे, और अगले 3 हफ्ते में हम क्या करेंगे, इम्तहान लेंगे। तो ये आपके पास 1 महीना ये हो गया, और 4 महीने ये हो गए। ये कितने हो गए आपके? 5 महीने। 5 महीने का एक सेमेस्टर होगा, और अगले 5 महीने का फिर एक और सेमेस्टर होगा उसी तरह से। तो ये 2 सेमेस्टर होगा, 2 महीने की आपकी छुट्टियाँ। दिसंबर की जो छुट्टियाँ आएंगी वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएंगी इस तरह से कि आपके पास 52 हफ्ते होते हैं ना, तो वो जो 2 हफ्ते इजाफी आपको मिल रहे हैं, ये जो 31वां महीना, 28वां महीना, 28 दिन का एक हफ्ता हम मानते हैं, सही है, 7 चौक 28, तो 29, 30, 31, जब ये 3 बढ़ाते हैं आप, तो आपके वो 15 दिन जाके वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो दिसंबर की छुट्टियाँ वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। ये बात क्लियर हो गई आपको? एक बेसिक आइडिया हो गया कि हमारा एक सेमेस्टर कितने महीने का होगा, 4 महीने का होगा, और 4 महीने में हम पढ़ाएंगे। अच्छा, अब ये जो 4 महीने हैं इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो एक सेमेस्टर में जो कुछ होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइम की होगी, वही दूसरे सेमेस्टर में भी होगी। तो हम सिर्फ एक सेमेस्टर को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको हम कैसे एलोकेट करेंगे, टाइम कैसे एलोकेट करेंगे उसका, मुख्तलिफ सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। आपके यहाँ जो सब्जेक्ट्स हैं वो, ये जो सब्जेक्ट हैं साइंस,
मैथ और आपका उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ और कंप्यूटर। ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को हर हफ्ते में 3 पीरियड्स एलोकेट किए जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। बाकी आपके पास बचा सिंधी और ड्राइंग। इसको हम 2 पीरियड पर वीक एलोकेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्टोरी का एक पीरियड होता है, इंग्लिश स्टोरी और उर्दू स्टोरी बोल के, इसको हम जस्ट कह रहे हैं स्टोरी का पीरियड प्लस एक्टिविटी का पीरियड। एक्टिविटी का मतलब इसमें गेम है या और कोई तरबियत की चीज़ें हैं, वो हमारे पास 5 पीरियड पर वीक होते हैं, ठीक है। आपको ये जहन के अंदर एलोकेट रखनी चाहिए कि ये वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको हफ्ते में कितने पीरियड मिलेंगे, 3। ये वाले जो सब्जेक्ट हैं सिंधी और ड्राइंग, इसको हफ्ते में कितने पीरियड मिलेंगे, 2। और ये जो पीरियड आप स्टोरी का ले रहे हैं, रोज़ाना एक पीरियड आपको मिलेगा, 5 पीरियड मिलेंगे इसके। और एक्टिविटी के भी पीरियड कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, ठीक है। तो हम इस 3 पीरियड के लिहाज से आपको थोड़ा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन समझाते हैं कि आपको कैसे पढ़ाने के पीरियड कैसे डिवाइड करने हैं। मैंने आपसे कहा 4 महीने, 4 महीने में कितने आपको हर महीने में 4 वीक मिल रहे हैं, तो 4 महीने में आपको कितने मिलेंगे, 16 वीक। ये बात क्लियर हो गई। 16 और हर वीक में आप 3 पीरियड पढ़ा रहे होंगे इनके, 16 के कितने हो गए, 48 पीरियड हो गए। यानी मैं यहाँ यूँ कह रहा हूँ कि साइंस का पहला सेमेस्टर में आपको 48 पीरियड मिलेंगे, मैथ के पहले सेमेस्टर में आपको 48 पीरियड मिलेंगे, 48 क्लासेस मिलेंगी। इसी तरह उर्दू, कंप्यूटर वगैरह। ये जो 48 पीरियड हैं, इनको आपको कैसे तोड़ना है पढ़ाने में, ये भी समझ लीजिए। 48 पीरियड में से ये 12 चौक 48 हैं, तो मैं इसके 32 पीरियड और 8 पीरियड ना, 12 तिया 36 और 12, ये कितने हो गए आपके 48। 36 पीरियड पढ़ाई के हैं, 12 पीरियड कॉपी चेक करने के। 36 और 12 कितने हो गए, 48। ये मेरी बात आप पकड़ पाए? मैं गलत जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ? बताते रहना मुझे, हो सकता है मैं कहीं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूँ। सही है। 12 पीरियड्स आपको कापियां चेक करनी हैं। अब ये जो 36 पीरियड हैं, इसमें से जो आपके 8 पीरियड्स हैं, 8 प्लस 36 में से 8 के कितने बचे, 24। मैंने कहा था 36 पीरियड पढ़ाने के हैं और 12 पीरियड किसके हैं, कॉपीज चेक करने के। वो जो 36 पीरियड पढ़ाने के हैं उसको भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 24 पीरियड ये आपके लेसन के हैं जो आपको बुक के अंदर दिए गए हैं। ये 8 पीरियड आपके प्रोजेक्ट्स के हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स को भी डिफाइन करूंगा कि प्रोजेक्ट क्या होंगे। जब 24 पीरियड आपके पढ़ाने के हैं
तो इन 24 पीरियड को आप हर सबक को 2 पीरियड देंगे पढ़ाने के लिए। सबक से मुराद चैप्टर नहीं, जो आपने टॉपिक का इंतखाब किया। मिसाल के चैप्टर बहुत बड़ा है, उसको आप 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए, उसके 4 पीरियड बना दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 24 पीरियड हैं और आप हर लेसन को, हर टॉपिक को 2 पीरियड देते हैं, तो आपके पास 12 टॉपिक आ गए सिर्फ। इसका मतलब है पहले सेमेस्टर में आपको 12 टॉपिक पढ़ाने हैं। उर्दू की किताब में से 12 सबक पढ़ाने हैं, इंग्लिश की बुक में से 12 लेसन पढ़ाने हैं। साइंस के अंदर अगर आपके पास चैप्टर हैं, तो चैप्टर क्योंकि साइंस के बड़े होते हैं, तो ये आपको 6 चैप्टर पढ़ाने हैं। साइंस और एसएसटी जिसके लेसन बड़े बड़े हैं, उनको आप एक चैप्टर 15 दिन में तोड़ेंगे, उसके लिए 4 क्लासेस लेंगे पढ़ाने की। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप इसको 4 में और 2 इसमें नहीं सोचें। आप सोचें साइंस के भी मुझे 12 टॉपिक पढ़ाने हैं, तो अब आप चैप्टर में से 12 टॉपिक डिफाइन करेंगे, सही है। यानी एक चैप्टर में से 2 अगर बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको 2 टॉपिक्स बना लीजिए, अगर छोटा चैप्टर है तो 1 टॉपिक बना लीजिए। साइंस और सोशल स्टडीज़ के अंदर आप अगर 6 चैप्टर भी पढ़ाएं, तो ये आराम से 24 लेसन में 6 चैप्टर पढ़ाए जा सकते हैं, एक चैप्टर के लिए 4 पीरियड। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? साइंस की और एसएसटी की। इसमें कंप्यूटर भी ले लें अगर बड़ा आपका चैप्टर है तो। मैं रिपीट करता हूँ बात, इन सब्जेक्ट को हमने 3 पीरियड पर वीक दिए हैं। इस तरह से आपके पास टोटल पीरियड कितने हो गए? 48। 48 पीरियड को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, 36 पीरियड पढ़ाने के और 12 पीरियड कॉपी चेक करने के। ये 36 पीरियड फिर मज़ीद ब्रेक कर रहे हैं हम 8 में और 24 में। 24 पीरियड के टॉपिक्स होंगे, लेसन्स होंगे, और 8 पीरियड के लेसन और टॉपिक नहीं होंगे, बल्कि ये क्या होंगे? प्रोजेक्ट होंगे। 24 पीरियड और 12 पीरियड, 24 पीरियड पढ़ाने के, 12 पीरियड कॉपी चेक करने। तरीका क्या होगा? पहला टॉपिक पढ़ाया, पहला पीरियड लिया आपने, उस पीरियड में आपने पढ़ा भी दिया, काम भी करा दिया, होमवर्क भी दे दिया। ऐसा नहीं करना है कि पहले पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे और फिर होमवर्क देंगे और फिर चीज़ें करेंगे, नहीं। हर पीरियड को आपको तोड़ना है ऐसे कि उसमें पढ़ाना भी है, क्लास वर्क भी कराना है और होमवर्क भी देना है। फिर दूसरा पीरियड आया, उसमें भी आपने पढ़ाया, काम कराया, होमवर्क दिया। 2 पीरियड हो गए। 2 पीरियड के बाद जो तीसरा पीरियड होगा वो पढ़ाने का नहीं होगा, वो कॉपी चेक करने का होगा। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप? हर 2 पीरियड के बाद तीसरा पीरियड कॉपी चेक करने का है। मिसाल के तौर पर आपका पीर को पीरियड है, बुध को पीरियड है और जुमे को पीरियड है। आपको महसूस होता है जुमे का टाइम क्योंकि काम है, इसमें कॉपी चेक नहीं हो सकती, मिसाल है। तो आप क्या कीजिए कि पीर वाला जो पीरियड है, यानी 2 पीरियड पढ़ाएं और वापस घूम कर आएँ, पीर वाले दिन कॉपी चेक करें। कोशिश करें कि कॉपी चेक करने का पीरियड ऐसा रखें जिसमें बच्चों को 1 से 2 दिन का गैप मिल जाए। हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, अगर हफ्ता इतवार का गैप मिल जाए और आप कॉपी चेक करें ही जो है वो वीक के शुरू के पीरियड्स में, तो बच्चों को थोड़ी सहूलत होती है, वो आसानी से अपना काम मुकम्मल कर सकते हैं हफ्ता और इतवार के अंदर, और हम उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। 2 पीरियड पढ़ाई, 1 पीरियड कॉपी चेक, 2 पीरियड पढ़ाई, 1 पीरियड कॉपी चेक। जब आप इस तरह चलेंगे तो आपके टोटल कितने पीरियड सर्व हो जाएंगे? 24 ये और 12 ये। हाँ, तो इसको 12 कर लें आप। इज इट क्लियर? हम उसको 28 नहीं कर रहे, हम इसको 12 कर रहे हैं। 24 पीरियड पढ़ाने के और 12 पीरियड कॉपी चेक करने के।
अब मैंने जैसे कहा उर्दू के अंदर जो किताब मुंतखब की है उसमें हो सकता है 36 लेसन हो। अब आपको सर ने कहा नहीं, आपको 24 पीरियड में कितने लेसन आएंगे, 12, और अगले सेमेस्टर के 24 पीरियड में कितने लेसन आएंगे, 12। पूरी किताब में से आपको सिर्फ और सिर्फ 24 लेसन का इंतखाब करना। तो आप एक दूसरे से पूछें, मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये 12 लेसन हम पहले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे या अगले 12 लेसन हम दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, उनके इंतखाब बहुत आसान होता है। अगर 36 लेसन है तो आपको पता है 12 पढ़ाने तो 6 छोड़ने। उसमें देखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत डायनेमिक हैं, जो बेसिक्स फराम करते हैं बच्चों को, उनका इंतखाब कर लें। और जो आप समझते हैं कि यही वाली बात इसमें भी आ गई है, दोहरा दी गई थी, तो उसको आप छोड़ दें, ड्रॉप कर दें। लेकिन हम जो किताबें हमारे पास मुंतखब हैं उसमें 24, 26, 28 सबक ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो आप उनमें से 1-2 सबक को ओमिट कर दीजिए। आपको 12 सबक या 12 टॉपिक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाने हैं, 12 सबक या 12 टॉपिक आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाने हैं। ऐसे ही मैथ को भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जब आप 24 और 24 के और इस 12 के कम्बिनेशन को चलाएंगे तो आप 36 पीरियड पूरा कर लेंगे। अब आपके पास बचे 12 पीरियड। ये जो 12 पीरियड हैं, इस 12 पीरियड में आप प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स को हम अपने सब्जेक्ट के लिहाज से हफ्ते में एक, जैसे मिसाल के तौर पर आपने 2 पीरियड पढ़ा लिया, 1 पीरियड कॉपी चेक कर लिया, हफ्ता ख़त्म हो गया। अगले वीक के अंदर आप 1 पीरियड मखसूस करें, किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। उस प्रोजेक्ट में कोई ये मैं प्रोजेक्ट को तोड़ रहा हूँ, प्रोजेक्ट में क्या हो। इस प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई सेमिनार भी हो सकता है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई मॉडल भी बनवा सकते हैं आप, इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई मुज़ाकरा, डिबेट, इस प्रोजेक्ट में कोई आर्ट का नमूना भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पहले प्रेजेंटेशन होती थी, प्रेजेंटेशन का वीक होता था, एक बच्चा आता था और आके जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन देता था। अब आप मिसाल के तौर पर ये 12 पीरियड हैं, इस 12 पीरियड में आपके पास पूरी क्लास में 20 बच्चे हैं। ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो आपने क्या करा, 5-5-5 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, और 4 पीरियड इसमें से निकाल के प्रेजेंटेशन को दे दिए। फलाने दिन आपकी प्रेजेंटेशन है, फलाने दिन आपकी प्रेजेंटेशन है, फलाने दिन आपकी 2 हफ्ते बाद आपकी प्रेजेंटेशन है। पहले से एलोकेट कर दो और उस प्रेजेंटेशन के लिए फिर 1 दिन पहले ही आपने उनको जो पीरियड मिला हुआ आपको पूरा, ठीक है, या कॉपी चेक के दौरान आपने बच्चों को बताया भाई आपका ये टॉपिक हुआ, इस पर आपको प्रेजेंटेशन बनानी। 4 पीरियड ये निकाल दिए, 8 बचे। 8 में से आपने क्या करा, 4 सेमिनार के लिए रख लिए, 4 मुज़ाकरे के लिए रख लिए। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो मॉडल बनवा सकते हैं। ठीक है, ये जो 12 पीरियड हैं, इस 12 पीरियड में आप डिफरेंट किस्म की उस टॉपिक से मुताल्लिक़ा, उस बुक से मुताल्लिक़ा, उसमें जो आपने 12 टॉपिक पढ़ाए उससे मुताल्लिक़ा कुछ प्रोजेक्ट बनवाएंगे बच्चों से, कुछ प्रेजेंटेशन बच्चों को कहेंगे कि वो प्रेजेंट करें, कुछ जो है वो सेमिनार्स टाइप की चीज़ रखेंगे, कोई डिबेट टाइप की चीज़ रखेंगे। इसको हम कहते हैं करिकुलम एक्टिविटीज़। ये वही जो करिकुलम है जो आपका है, उसकी एक्टिविटीज़ आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसका ताल्लुक़ नॉन करिकुलम से नहीं है। इसमें खेल नहीं होगा, इसमें कोई जो है वो नात का प्रोग्राम नहीं होगा, इसमें कोई तकरीर का मुकाबला नहीं होगा। यानी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं, करिकुलम एक्टिविटीज़, सरगर्मी, कोई तजर्बा, सही है, कोई मॉडल, कोई प्रेजेंटेशन। ये हम वक्तन फ़वक्तन जब आपसे डिस्कशन चल रही होगी तो आपसे हम सिलेबस जब बना रहे होंगे आप, तो उस वक्त हम डिफ़ाइन करेंगे
कि ये जो 12 पीरियड हैं ये कैसे सर्व होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? फिर इसी को आपको रिपीट करना है कहाँ पर? अगले सेमेस्टर में। अच्छा, ये तो हो गए वो। अब जिनके सिंधी और ड्राइंग है, तो सिंधी और ड्राइंग के हफ्ते में कितने पीरियड होते हैं? 2 पीरियड होते हैं। तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 वीक होते हैं, तो 16 दूनी ये कितने हो गए आपके पास? 32 पीरियड हो। इस 32 में भी आप 24 और 8, 24 पीरियड में आपका लेसन चलेगा और 8 पीरियड में आपकी कॉपी चेक होंगी। इस 24 पीरियड में से भी आप 8 पीरियड कर सकते हैं किसी एक्टिविटीज़ के, लेकिन अगर आपको इजाज़त नहीं दे रहा तो इसमें कोई एक्टिविटीज़ सिर्फ ड्राइंग में हो सकती है, सिंधी में कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। तो आप 24 पीरियड में से ड्राइंग के, ठीक है, वो 16 पीरियड पढ़ाने के लिए रखें और इसमें से भी 8 पीरियड आप किस पे ले आएँ? एक्टिविटीज़ पे ले आएँ। हर 15 दिन में एक एक्टिविटी हो जाएगी 8 पीरियड में, हर 15 दिन में एक एक्टिविटी, हर 15 दिन में एक प्रोजेक्ट बच्चा बना रहा होगा। सिंधी के अंदर आप 24 के 24 लेसन पढ़ाने में और बाकी के जो 8 हैं वो कापी चेक करने के लिए रख सकते हैं। सिंधी में आप कोई प्रोजेक्ट ना भी दें तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी तरीका यही है कि आपने पहला पीरियड पढ़ाया, दूसरा पीरियड पढ़ाया, तीसरे पीरियड में कापी चेक कर ली, फिर पढ़ाया कापी चेक कर ली। सिंधी वालों के पास तो बहुत अच्छा एक लंबा टाइम है, 24 पीरियड बहुत होता है। ठीक है, 24 पीरियड में ये 24 यहाँ हैं, फिर 24 कहाँ हैं? अगले सेमेस्टर में भी हैं। तो ये एक बहुत आपको फिजिबल मिलेगा। इसी तरह इस्लामियात में आपको बहुत फिजिबिलिटी मिलेगी। इस्लामियात के अंदर भी इतने बड़े लेसन नहीं होते। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको मौका मिलेगा कि आप जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं इसी के अंदर क्या है, नमाज सिखा सकते हैं, बच्चों की ईमानियात पर काम कर सकते हैं। ठीक है, उस सबक के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उसको एक्ट करा सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा ड्रामा बनवा सकते हैं, उसके लिए डिबेट करवा सकते हैं, बहुत सारे काम करा सकते हैं इस्लामियात की टीचर को। ठीक है, और ख़ास तौर पर जो सिंधी की टीचर हैं उनको और ड्राइंग के टीचर को काफ़ी मार्जिन है। उस मार्जिन में वो करिकुलम एक्टिविटीज़, को करिकुलम एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये शर्त ये है कि टीचर जो है वो सही यूटिलाइज़ करे अपने टाइम शेड्यूल का। अगर आप टाइम शेड्यूल को सही यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, जो प्लान मैं आपको दे रहा हूँ उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आप रफली पढ़ा रहे होंगे। मर्ज़ी हुआ पढ़ा दिया, जब मर्ज़ी आई कापी चेक कर ली, और जब मर्ज़ी आया जो है वो कोई प्रोजेक्ट जहन में आ गया तो करा दिया, प्रोजेक्ट जहन में नहीं आया तो नहीं कराया। अगले साल का जब आप सिलेबस बनाएंगे, जब आप प्लानिंग करेंगे, तो आप इस स्ट्रक्चर को सामने रखेंगे तो मुझे 2 पीरियड पढ़ाना है, 1 पीरियड कापी चेक करनी है, उसके बाद 12 पीरियड मेरे को, 1 पीरियड मुझे अगला कोई ऐसा लेना है जिसमें मुझे कोई ना कोई बच्चों को एक्टिविटी करानी है। ये जब आप साथ लेके चलेंगे तो एक बहुत अच्छा तालीमी सिलेबस डिलीवर होने की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। कापी चेक करना ज़रूरी है, इसलिए कि हमने पिछले सारे सालों में कापी चेक करने को अहमियत नहीं दी। हमारे यहाँ कापी चेक करने का टाइम आता था 1 महीने बाद, है ना, यानी जब मंथली टेस्ट होगा जब कापी चेक होगी, उसका जो है वो हमारा जब फुल डे स्कूल था उसके लिहाज से वो बहुत सही हमने सोचा हुआ था, इसलिए कि सारा काम हमें ही कराना होता था, पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, होमवर्क नहीं मिलता था। जब कापी ही हम बनवा रहे हैं और हर चीज़ मैनेज हम कर रहे हैं तो फिर कापी चेक करने, रोज़ कापी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, बच्चों को आप होमवर्क दे रहे हैं, तो वो होमवर्क अगर चेक नहीं होगा वक्त के ऊपर तो फिर बच्चे जो है वो लापरवाही का शिकार होंगे। उनको बोले भाई मिस चेक तो करती नहीं है, कोई सरजनिश होती नहीं है, डांट डपट होती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो कोई भी काफ़ी मेंटेन नहीं करता और सलीक़े से घर पे जाके होमवर्क नहीं करता। तो होमवर्क आपको लाजमी हर 2 पीरियड पढ़ाने के और 1 पीरियड काफ़ी चेक करने का।
ये बात क्लियर हो गई आपको? इसमें से किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब ये जो आपको एक स्ट्रक्चर आइडिया हो गया किस तरह से आपको पढ़ाना है, इसके अलावा और क्या चीज़ जो है वो ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप बार बार देख भी सकते हैं इसको, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या प्लान किया था। अच्छा जी, अच्छा मैं ये थोड़ा सा जो आपका पूरा स्कूल का पीरियड्स हैं, यानी जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, उन सब्जेक्ट के टाइम टेबल को कैसे हम तोड़ते हैं, वो मैं खुद तोड़ रहा होता था या नबिया तोड़ रही होती थी, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मैं चाहता हूँ वो भी आपके जहन में पूरी एक बात रहे, ताकि हम जो काम कर रहे होते हैं वो आपको पता हो। तो ये आपके पास सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, SST और आपका इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश। साइंस को हम हफ्ते में कितने पीरियड देते हैं? 3, मैथ को भी 3, SST को भी 3, इस्लामियात को भी 3, उर्दू को भी 3 और इंग्लिश को भी 3। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हो गया। उसके बाद आपके पास है ड्राइंग। ड्राइंग के पीरियड हम कितने लगाते हैं? 2। सिंधी के पीरियड हम कितने लगाते हैं? 2। ये एक ग्रुप है। उसके बाद हमारे पास है स्टोरीज़, इंग्लिश और स्टोरीज़ की जो है वो हम पीरियड लगाते हैं 5, रोज़ाना 1। और एक्टिविटी, ये एक्टिविटी वो नहीं है जो करिकुलम है, ये कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉन करिकुलम एक्टिविटी। इसका ताल्लुक़ किताब से नहीं है, किरदार साजी है, समाजी तरबियत है, खेल हैं, ठीक है, नात के मुकाबले हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं, नॉन करिकुलम एक्टिविटी। इसके पीरियड हम लगाते हैं 5, हफ्ते में 1 पीरियड। ये वीकली बात हो रही है, इसकी बात हो रही है वीकली। अब आप ज़रा जमा करें इन सबको, ये वाले पीरियड कितने हो गए पूरे? 1 2 3 4 5 6, 6 तिया 18 और 2 और 2 4 और 5 और 5 10। कितने हो गए? कोई सब्जेक्ट रह गया मुझे लगता है, कंप्यूटर रह गया इसमें। क्या रह गया? कंप्यूटर। कंप्यूटर के भी कितने पीरियड लगाते हैं? 3। तो ये कितने हो गए? 21। 21 और 4 25, 25 और 10 35। तो एक हफ्ते में टोटल कितने पीरियड होते हैं? 35। हमारे यहाँ एक दिन में 7 पीरियड हम लगाते हैं और 5 दिन हम स्कूल चलाते हैं। 7 पंजे कितने पीरियड हो गए? 35। ये बात क्लियर हो गई आपको? एक दिन में कितने पीरियड लगाते हैं हम? 7। हाफ टाइम से पहले 4 पीरियड और हाफ टाइम के बाद 3 पीरियड, ऐसे, या हाफ टाइम से पहले 3 पीरियड और हाफ टाइम के बाद 4 पीरियड। तो 7 पीरियड 5 दिन तक जब आप पढ़ाएंगे तो टोटल कितने पीरियड हो गए? 35। ये 35 पीरियड डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये वेटेज कहते हैं इसको हम, एजुकेशन की दुनिया में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वेटेज कितना है आपका, ठीक है, यानी हर सब्जेक्ट को कितना टाइम आप देंगे। तो जो सब्जेक्ट जो मुश्किल हैं, थोड़े बड़े हैं, जिनका मटेरियल ज़्यादा है, उनकी वेटेज ज़्यादा है। जो सब्जेक्ट थोड़े लो हैं उनका वेटेज कम है। और ये जो आपकी स्टोरीज़ और नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, रोज़ाना आपको रिपीट करना होता है, ताकि बच्चे जो है वो पढ़ने के साथ साथ उनकी ग्रूमिंग हो, उनकी अखलाकी तरबियत हो, सही है, उनका जो लिटरेचर से उनका लिंक हो। उर्दू इंग्लिश स्टोरीज़ रोज़ पढ़ाने का मतलब ये है कि उनका
वर्ड्स के साथ, बुक्स के साथ एक लिंक जो है वो डेवलप हो जाए, ठीक है। और नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप उनकी अखलाक़ी तरबियत, उनकी समाजी तरबियत, नफ्सियाती तरबियत, मजहबी तरबियत, सही है, उसका ताल्लुक़ बुक से नहीं होना चाहिए, उसका ताल्लुक़ आपके कल्चर से, आपके मज़हब से, आपके रहन सहन के तरीक़े से, सही है। आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें क्या मुश्किलात आ सकती हैं, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आप क्या प्लान बना सकते हैं, इन सब का ताल्लुक़ आपकी नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ से होगा। आप सोचिए कि ये 16 पंजे 80 पीरियड होते हैं नॉन करिकुलम एक्टिविटीज़ के, आप 16 हफ्तों में 80 पीरियड ले रहे हैं। 80 पीरियड में आप क्या कुछ बच्चों को करा सकते हैं, बता सकते हैं, उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं, उनकी सोच के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। 80 पीरियड यहाँ है, फिर 80 पीरियड कहाँ है, सेकंड सेमेस्टर में 160 पीरियड मिलते हैं आपको। अगर 40-40 मिनट का भी पीरियड है तो आपको अच्छा खासा टाइम जो है वो मिलता है, अगर इसको सही प्लान किया जाए, प्रॉपरली, एक्टिवली, सही है, मरे हुए दिल से नहीं। आई चलो एक्टिविटी है, चलो बाहर लेके चलते हैं, बाहर लेके चले गए, बच्चों ने कुछ थोड़ा बहुत खेला और वापस आ गए। हर बच्चा एक्टिविटी के पीरियड में आपसे क्या रहता है, मिस स्पोर्ट्स दे दें। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, हमने देखा है स्कूल, हर बच्चा बोलता है स्पोर्ट्स से। ये जहन में उसके क्यों नहीं बिठाया गया कि पहला पीरियड फलाने दिन ये है, फलाने दिन ये है, फलाने दिन ये है। इसका मतलब ये है कि वो आमादा नहीं है। हर बच्चा जब नबी हम इसके पास जाके ये बता रहा है कि हमारा फ्री पीरियड है, हमारा एक्टिविटी का पीरियड है, हम स्पोर्ट्स ले लें, पूरे स्कूल के बच्चे की ख्वाहिश है हम स्पोर्ट्स ले लें, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि उसको आपने इस एक्टिविटी के पीरियड में आमादा किया ही नहीं है कि उसमें इस एक्टिविटी के पीरियड में उसके साथ क्या होने वाला है, और आपके पास भी कोई वाज़ेह प्लान नहीं है। आप भी पहले से कुछ सोच के नहीं बैठे हुए कि इस एक्टिविटी में मुझे क्या कराना है, अगली एक्टिविटी में मुझे क्या कराना है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, फिर मसाइल पैदा होता है और बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको भुला देता है कि आप क्या कराने आए हैं। वो हमेशा क्या चाहता है कि उसे स्पोर्ट्स का पीरियड मिल जाए, ये वो समझता है कि ये खेलने का पीरियड है, इसमें मस्ती करें, इसमें बाहर जाएं, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के लिए आपको अगले सेमेस्टर में, और अभी इसी सेमेस्टर से आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमें इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। और स्टोरीज़ का पीरियड तो बाहर जाने का है ही नहीं, स्टोरीज़ के पीरियड में बच्चे जो है क्लासरूम में मौजूद होंगे। अब मैं इस स्टोरीज़ के पीरियड को थोड़ा सा और आपको एलुब्रेट कर रहा हूँ, स्टोरीज़ के पीरियड में हमें कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि पिछले सेशन में या हम जो कुछ करते रहे प्लानिंग, उसमें हमने बच्चों को स्टोरीज़ बाज़ाब्ता दी हैं पढ़ने के लिए, और उसके लिए अलग से पीरियड लगा के और उसका काम भी कराना और दीगर चीज़ें। हमारे पास इंग्लिश की स्टोरी की बुक हम हर बच्चे को देते हैं एक, ठीक है। तो मैं इंग्लिश की जो मिस थी उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इंग्लिश की किताब भी पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ उसकी स्टोरी भी पढ़ाएंगे। वो मैं स्टोरी उनसे ले रहा हूँ। इंग्लिश के टीचर की ज़िम्मेदारी इंग्लिश की बुक पढ़ाना है और ग्रामर पढ़ाना है। ग्रामर से मुराद ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। वो अपने पीरियड को इस तरह से डिज़ाइन करेंगी कि वो हर सबक के बाद एक टॉपिक ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन का डालेंगी। इट का इस्तेमाल है, देयर इज़ का इस्तेमाल है, हैज़ हैव का इस्तेमाल है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, टेंसेस हैं, सवालिया कैसे बनाते हैं, इनकारिया कैसे बनाते हैं, ये वाली बात बोली कैसी जा सकती है। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। इसमें आप लैंग्वेज भी डाल सकते हैं, छोटे छोटे जुमले बोलना भी सिखा सकते हैं बच्चों को कि ये बात ऐसे बोली जाती है, यानी कम्युनिकेशन प्लस ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। ये मिल गया, ये वो वाली मिस के पास चला गया। कौन सी वाली मिस के पास? जो इंग्लिश पढ़ाती हैं। यानी अब उनको इंग्लिश का सबक पढ़ाने के साथ साथ हफ्ते में 15 दिन में एक पीरियड ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो बच्चों को ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन का पूरा कोर्स करा दें। सही है। इट का इस्तेमाल, इज़ आर एम का इस्तेमाल, वाज वर का इस्तेमाल, हैज़ हैव का इस्तेमाल, सही है। कैन का क्या इस्तेमाल होता है, वुड के कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं आपको पूरा एक शेड्यूल बना के दे दूँगा कि ये ऐसे 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 आपको कराना है। और इंग्लिश स्टोरी का जो पीरियड है, उस स्टोरी के पीरियड में सुन लीजिए 80 पीरियड हैं आपके पास,
16 पंजे 80 पीरियड। क्यों? टोटल स्टोरी को मैं उर्दू इंग्लिश की स्टोरी बोल रहा हूँ। 80 पीरियड हैं, 80 पीरियड में से 40 पीरियड उर्दू स्टोरी के हैं और 40 पीरियड इंग्लिश स्टोरी के हैं। इसका तरीका ये है, टीचर खुद मैनेज करेगा। पहले हफ्ते में उसने 3 पीरियड इंग्लिश के लिए लिए, 2 उर्दू के लिए लिए। अगले हफ्ते में उसने क्या करा, 3 उर्दू के लिए लिए, 2 इंग्लिश के लिए लिए। ये आपकी प्लानिंग है। 3 2 2 3 3 2 2 3 40 उर्दू के हो जाएंगे और 40 किसके हो जाएंगे? इंग्लिश के हो जाएंगे। इंग्लिश की स्टोरी की बुक आपके पास मौजूद है, उर्दू की बुक आपके पास मौजूद नहीं है। अभी आप सारा फोकस, अभी जब नया सेमेस्टर शुरू नहीं हो रहा, जब तक आप इंग्लिश की बुक पर फोकस करें, क्योंकि आपके पास हर बच्चे के पास 2 क्लासेस को मर्ज करके लेकर आ रहे हैं आप। उनके पास 2 बुक्स हैं, एक चौथी की भी बुक उनके पास है, चौथी 5वीं साथ बैठी हुई है, तो चौथी के वालों के पास भी बुक है और 5वीं वालों के पास भी बुक। तो अभी आप फिलहाल 5वीं की बुक पढ़ा रहे हैं। इसको कोशिश करें जल्द से जल्द ख़त्म करा के चौथी की जो रह गई है वो भी ख़त्म करा। हमारे पास अभी टाइम है तकरीबन 1.5 महीना। इस 1.5 महीने में जितना आप मैनेज कर सकते हैं कर। अगले सेमेस्टर में हर बच्चे की इंग्लिश की बुक भी उसके पास मौजूद होगी, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है। हम एक उर्दू की स्टोरी बुक भी सिलेबस में डाल देंगे, वो पूरी प्रिंट करके कोर्स के साथ उसको प्रोवाइड कर दें, ताकि ये जो मसला है कि प्रिंट हुई नहीं हुई, मिली नहीं मिली, इसकी झंझट से आप क्या हो जाएं, आज़ाद हो जाएं। बच्चे को पता है कि मेरे पास एक इंग्लिश की स्टोरी की बुक रखी है, एक मोटी सी उर्दू की स्टोरी की बुक रखी है, मुझे इंग्लिश की स्टोरी भी पढ़नी है, उर्दू की स्टोरी भी पढ़नी है, और आप प्लान भी कर सकें कि मुझे ये पूरा सेशन के अंदर ये दोनों स्टोरीज़ कैसे ख़त्म करानी है। इज़ इट क्लियर? मैं अभी आपको उर्दू की स्टोरी नहीं दूंगा इस 1.5 महीने के लिए। इस 1.5 महीने में आप पूरा फोकस क्या करेंगे, उनके पास 2 क्लासेस जो मर्ज होकर आपके पास आती हैं, उसका एक क्लास की पहले बड़ी वाली क्लास की स्टोरी ख़त्म कराइए, फिर उसके बाद छोटी क्लास की स्टोरी ख़त्म कराइए। इसमें किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लें। पूछा? अभी हाँ, तो अब ये 15 दिन, ये 1.5 महीना ये मसला होगा। इंग्लिश की टीचर स्टोरी की अलग हैं और उर्दू की टीचर स्टोरी की अलग। ये तो फड्डा हो गया ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अगर 3 दिन उन्होंने कुछ सबक पढ़ा लिया है, उसके बाद वो गई हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे? तो ये नहीं हो सकता। अभी इसके बारे में कुछ और फौरी 1.5 महीने के लिए कुछ करना पड़ेगा। चलें हम इस पर सोचते हैं।